2026 का पहला आईपीओ का सारा डिटेल हमारे पास आ चुका है। आइए हम इसका रिव्यू करते हैं और मुझे लग रहा है ये शानदार आईपीओ हो सकता है। आइए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि सच में शानदार होगा कि नहीं होगा। 17 पेज की पीडीएफ है, यहाँ पे सारा डिस्कशन होगा। शेयर होल्डर कोटा के ऊपर भी हम डिस्कशन कर देंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग देखो 9 को ओपन हो रहा है और 13 को क्लोज हो रहा है, ये तो सबको पता ही है। अलॉटमेंट की बात करें 14 को अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग आपकी 16 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएगी। बीएससी एनएससी दोनों जगह पे लिस्ट होने वाला है, तो पूरा इसका शेड्यूल रहने वाला है। डिटेल की बात करें तो फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है। आईपीओ साइज मैंने पिछले वीडियो में आईपीओ साइज 1100 करोड़ के अराउंड बताया था कि आईपीओ का साइज 1100 करोड़ के अराउंड हो सकता है, और यहाँ देखिए 1071 करोड़ का उसी के अराउंड आया है। तो जो मैंने कैलकुलेशन किया था वो कहीं ना कहीं फिट थी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड की बात करें तो 21 से 23 का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और पूरा का पूरा ओएफएस है, 100% ओएफएस है, फ्रेश नहीं है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। लॉट साइज की बात करें तो 600 का यहाँ पे लॉट है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 1 रुपया पर शेयर का है। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे टोटल इशू साइज इतना है। शेयर होल्डिंग ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजी वाले रजिस्ट्रार हैं, तो मतलब अलॉटमेंट ठीक ठाक टाइम पे आने की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिजर्वेशन देख लेते हैं किसको कितना रिजर्वेशन रखा गया है। शेयर होल्डर का पहले हम बात करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि 10% का शेयर होल्डर कोटा हो सकता है और आज देखो 10% का ही ऑफिशियल यहाँ पे वो भी आ चुका है। तो रिटेल की बात करें, रिटेल में यहाँ पे 29.75% का रिटेल पोर्शन है। एचएनआई की बात करें तो एचएनआई का 12.75% का है। क्यूआईबी का 42.5% का है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे कोटा आप यहाँ पे देख सकते हो। एम्प्लॉय के लिए भी 5% का कोटा रखा गया है। तो ये सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। वहीं आइए हम देख लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट में 600 शेयर आएंगे और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 13,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन रहा है। 13,800 मतलब 14,000 से कम में ही आपका काम बन जाएगा। ऐसे जितना आपको लॉट लगाना है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। और बात करते हैं कंपनी करती क्या है। तो बीसीसीएल ये 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई है और गवर्नमेंट ओन पीएसयू है और कोल इंडिया लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी है। ये भाई सब्सिडरी है, सबको पता है यार। और कंपनी मेनली कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है। कोकिंग कोल आप जानते होंगे, उसको प्रोड्यूस करती है, जो स्टील इंडस्ट्री हो गया, इन सबके लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। तो मेनली कंपनी का काम है कोकिंग कोल प्रोड्यूस करना। देखो इस सेक्टर में ऐसा है कि ये ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ग्लोबल मार्केट में जो भी चीजें होती हैं उसका इस पे इंपैक्ट आता है, ये चीज आपको कंसीडर करना होगा। बीसीसीएल के पास 34 ऑपरेशनल माइंस हैं, ठीक है, और इंडिया के टोटल डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन का 58.5% यहीं से आता है। तो मतलब लार्ज मार्केट इसके पास है, मार्केट कैप इसका बहुत ही बड़ा है, मतलब लार्ज मार्केट शेयर इसी के पास है। कंपनी के माइंस की बात करें तो झरिया में है, बंगाल में जो रानीगंज है वहां पे है, इन सब जगह पे इसका लोकेशन है, माइंस का लोकेशन है। तो इसके सेक्टर की बात करें तो इसका जो है सेक्टर ठीक ठाक है, बट वही ध्यान में रखना है कि ग्लोबल मार्केट का जो चीजें रहती हैं उसका इस पे इम्पैक्ट जो जरूर आता है। और दूसरी चीज इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि 58.5% इसका मार्केट शेयर है, जो कि शानदार है, कम नहीं है भाई, शानदार है, बहुत ज्यादा इसका मार्केट शेयर इसके पास है। और पीएसयू ओन्ड है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये मतलब समझ सकते हो ना, बढ़िया चीज है। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। बाकी अभी हम यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल कैसा है वहां से और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम और चीजें देखते हैं। यहाँ पे आओ फाइनेंशियल देखा जाए, फाइनेंशियल कैसा है। तो 2024 में एसेट था 14,727 करोड़, वहीं 25 में इनका एसेट बढ़ा 17,283 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2024 में 14,652 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, वहीं 2025 की बात करें तो 14,400 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ। यानी रेवेन्यू में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। कितना डिक्लाइन हुआ है? करीब 1.7% का डिक्लाइन हुआ है, जो कि कम है, मतलब डिक्लाइन हुआ है तो एक नेगेटिव पॉइंट है, बट उतना डिक्लाइन नहीं हुआ है, तो चलो ठीक ठाक है। बट यार ग्रोथ होता तो कहीं ना कहीं बढ़िया रहता, बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ, डिक्लाइन देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल में अभी लास्ट में कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। प्रॉफिट की बात करें भाई तो प्रॉफिट आप देखोगे 1564 करोड़ का 2024 में प्रॉफिट हुआ था। 25 की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है, 1240 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। करीब जो है प्रॉफिट 20% से घटा है, ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है, इतना नहीं घटना चाहिए था। इबिडा की बात करें तो इबिडा में डिक्लाइन देखने को मिला है, 5.5% से डिक्लाइन हुआ है। 24 से 25 में 5.5% का डिक्लाइन हुआ है, तो ये इसके निगेटिव पॉइंट है भाई। ये मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए था। हालांकि चलो अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, जो कुछ है यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंडिकेटर देख लेते हैं, जैसे इसके ईपीएस वगैरह क्या है, ये सारी चीजें अभी तो वहाँ पे पीयर कंपेरिजन में जरूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर होल्डिंग 100% है, आईपीओ आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग 90% का रह जाएगा, जो कि बढ़िया है। 70-75% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो ठीक रहता है। और देखो ऑफर फॉर सेल से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रमोटर होल्डिंग 90% है, 80% है, तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती
होती है कि ओएफएस लाते हैं और इनका 70% से डाउन चला जाता है प्रमोटर होल्डिंग, तब दिक्कत होना चाहिए। बाकी आईपीओ आने के बाद भी प्रमोटर होल्डिंग 90% का रहेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आरओसी की बात करें तो शानदार है, 30% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई शानदार है, अभी पीयर में देखना सबसे ज्यादा इसी का है। इबिडा मार्जिन भाई शानदार देखने को मिल रहा है। पेट मार्जिन थोड़ा और ज्यादा होता तो बेहतर रहता, 15% होता तो बेहतर रहता, बाकी चलो ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.6 के अराउंड है, जो कि ठीक ठाक है। ऑब्जेक्टिव की क्या ही बात करें, ऑब्जेक्टिव में कोई वही नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस है तो कोई मतलब नहीं बनता। भाई यहाँ पे आईपीओ का पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं और जानते हैं कि पीयर में कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2, 3, क्या कुछ बन रहा है रैंकिंग। और देखो तो यहाँ पे 2 ही कंपनियां लिस्टेड हैं तो इसी से हम कंपेरिजन करेंगे। अब अनलिस्टेड मार्केट में जो कंपनी है उनसे तो हम नहीं कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि पूरा वहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे अनलिस्टेड जो है उसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो बीसीसीएल का ईपीएस देखोगे कम है, इन सबका ज्यादा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ये भी कम है, इन सबका ज्यादा है। बट पी आप देखोगे तो प्री आईपीओ का पी 8.64 है, जो कि इन सबसे जो है रीजनेबल है। 8.64 पे अपना इस पे आईपीओ ला रहे हैं तो रीजनेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो इन सब में सबसे ज्यादा इसी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्राइस टू वैल्यू भी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पीयर के मामले में मुझे कहीं ना कहीं बीसीसीएल नंबर 1 लग रहा है। रीजन क्या है उसका, पी इसका रीजनेबल है, पी रीजनेबल है क्योंकि हमको आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए पी देखना जरूरी होता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा किसका होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं नंबर 1 देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे अल्फा वाला यही देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, इसका ईपीएस ज्यादा है, नेट एसेट वैल्यू ज्यादा है, पी मतलब ठीक ठाक है, शानदार है, इससे बढ़िया है, और जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। उसके बाद में लास्ट में तो यही आएगा। तो अपना आईपीओ नंबर 1 पे आ रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और पेयर के मुकाबले विनर है, तो ये अच्छी बात है। पेयर रैंकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं तो बात करें तो आईपीओ का प्राइस फेयर है। इस प्राइस पे आईपीओ ला रहे हैं तो अभी तो फेयर है। बाकी लिस्टिंग के बाद आईपीओ कहीं ना कहीं जो है मतलब ये शेयर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिल सकता है। एंकर बुक अभी हमारे पास आया नहीं है तो उसकी रेटिंग नहीं बनेगी। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड, आइए इस पे डिबेट कर लेते हैं। तो फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फंडामेंटल गुड है। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो आप फाइनेंशियल देखोगे, फाइनेंशियल सीट बैलेंस गुड नहीं है। प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन में इस ईयर 2025 की बात करें, 2025 में इसमें ड्रॉप देखने को मिला है। पेट मार्जिन में तो बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है 20% का, तो इन सारी वजह से कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल गुड है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। और इबिडा मार्जिन इसका और शानदार होता, मतलब यहाँ तो डिक्लाइन किया है 5.5%, ऐसा कुछ डिक्लाइन किया है, लेकिन बढ़ा होता, तगड़ा होता तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको कंसिडर करते कि चलो बढ़िया है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बट इस कंडीशन में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। आप बीच में मान सकते हो, स्ट्रॉन्ग और गुड के बीच में मान सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका फंडामेंटल गुड ही है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है भाई, यदि स्ट्रॉन्ग होता है तब तो ऑब्वियसली होल्ड करना बेहतर ऑप्शन होता है, और यदि स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, गुड के कैटेगरी में रहता है, तो लिस्टिंग गेन लेना प्रेफर करना बेहतर ऑप्शन होता है, लिस्टिंग गेन लेके जाना बेहतर ऑप्शन होता है। और जीएमपी की बात करें, जीएमपी क्या चल रहा है, तो जीएमपी भाई शानदार जीएमपी है, 68.5% का जीएमपी है। बहुत दिनों बाद इतना जीएमपी देखने को मिल रहा है, तगड़ा जीएमपी है। ऐसे ही जीएमपी रहता है तो यार मजा आ जाएगा भाई। बाकी देखते हैं जीएमपी में कोई भी अपडेट होगा आपको हमारी इसी चैनल पे मिलता रहेगा, टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिलता रहेगा, तो सबको भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि यदि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ज्वाइन करना मुझे लगता है कि आपका बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी के अकॉर्डिंग भाई देखो, मेरे पास एंकर बुक वगैरह नहीं है, बट अभी के अकॉर्डिंग पीएसयू वाली ये कंपनियां हैं, और इसको देखते हुए लिस्टिंग गेन की बात करें तो मुझे लग रहा है 40-50% ऐसे कुछ लिस्टिंग मिल सकता है। बाकी मैं आने वाले दिनों में क्लियर करूंगा, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि अभी उतना डेटा नहीं है। एंकर बुक आ जाएगा, बहुत सारी चीजें अभी होगी मार्केट में, तो उन सबको देख के लिस्टिंग गेन डिसाइड होगा। बट अभी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है 40-50% तो आसानी से इसमें मिल सकता है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, अब इसमें क्या करना है क्या नहीं। तो देखो भाई, एक फाइनल डिसीजन का वीडियो में डालूंगा कि फाइनल डिसीजन क्या करना है। लास्ट डे पे ही आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, हमेशा बताता हूं लास्ट डे पे ही अप्लाई करना चाहिए। अब ये मत सोचो कि लास्ट डे पे अप्लाई करोगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बार भैया प्रूफ दे दिया है कि मैंने लास्ट डे पे अप्लाई किया, बट मुझे अलॉटमेंट मिल गया, और मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा प्रूफ दूंगा मैं, क्योंकि भाई हो गया भाई, कितना प्रूफ दूं। लास्ट डे पे अप्लाई करोगे दिक्कत नहीं होगा, और लास्ट डे पे मैं सुबह ही वीडियो डाल दूंगा कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी के अकॉर्डिंग मैं इसमें पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए व्यू बना रहा हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए व्यू बना रहा हूँ, और आने वाले दिनों में ये ड्रॉप वगैरह करेगा, ठीक ठाक प्राइस पे आएगा तो ऑब्वियसली इसमें बाई किया जाएगा। और 40-50% का लिस्टिंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली यार उसका पी वगैरह महंगा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली गिरावट मारेगा, तो इसलिए लिस्टिंग गेन का भी व्यू बन रहा है। बाकी लास्ट डे पे मैं क्लियर कर दूंगा आखिर मैं अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मेरा पर्सनल व्यू आपको लास्ट डे पे मिल जाएगा, अभी का कोई व्यू नहीं है। अभी का इतना ही व्यू है कि लिस्टिंग के लिए मुझे इसमें अप्लाई करना है, और 40-50% के अराउंड लिस्टिंग की उम्मीद है। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।